तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है प्राचीन इतिहास और सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग जीरो लेवल से देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपको समझने और याद करने में आसानी हो। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको हर क्वेश्चन पर 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको दोस्तों आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जहाज निर्माण गोदी के लिए प्रसिद्ध था। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि लोथल जो गुजरात में विश्व की सबसे प्राचीन जहाज बनाने का स्थान मिला था दोस्तों। यह दोस्तों सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जहाज बनाने के लिए प्रसिद्ध था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी थी। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कांसा की बनी है। आपको बता दें दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से 4 इंच की कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी बनेगा, कांसा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी किस क्षेत्र में बहती थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी किस क्षेत्र में बहती थी। तो दोस्तों ये हरियाणा क्षेत्र में बहती थी। आपको बता दें दोस्तों कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है, ये दोस्तों हरियाणा व राजस्थान क्षेत्र से होकर बहती है दोस्तों, ठीक है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। बताइएगा त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। आपको बता दें दोस्तों कि त्रिपिटक, विनय पिटक, सूक्त पिटक और दोस्तों अभिधम्म पिटक, ये सभी दोस्तों जो है ये बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा, बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों आपके हर एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। बताइए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये बोध गया में हुई थी। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग के बाद दोस्तों बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में दोस्तों बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा, बोध गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। आपको बता दें कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम शिलालेख जो है एक खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा, ब्राह्मी लिपि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों ये महावीर थे। आपको बता दें कि 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे दोस्तों, यानी ऑप्शन बी महावीर स्वामी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों को दर्शाता है। चलिए बताइएगा, अगर आपको इस प्रश्न का सही आंसर पता है तो इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों को दर्शाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये समुद्रगुप्त के। आपको बता दें दोस्तों कि इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति हरिशेर द्वारा रचित है, जिसमें दोस्तों समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा आपका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्त काल में कौन सी धातु मुद्रा प्रचलित थी। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुप्त काल में कौन सी धातु मुद्रा प्रचलित थी। तो दोस्तों ये सोने की। आपको बता दें दोस्तों कि गुप्त सम्राटों ने बड़ी संख्या में सोने की मुद्राएं जारी की, जिन्हें दोस्तों दिनार कहा जाता था। समझे कि नहीं, गुप्त सम्राटों ने बड़ी संख्या में सोने की मुद्राएं जारी की, जिन्हें दोस्तों दिनार कहा जाता था। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? दोस्तों बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो दोस्तों ये सेलुकस का था। आपको बता दें कि यूनानी दूत मेगास्थनीज सेलुकस का प्रतिनिधि बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने इंडिका ग्रंथ लिखा दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इंडिका ग्रंथ किसने लिखा? तो मेरे प्यारे साथियों इंडिका ग्रंथ जो है ये मेगास्थनीज ने लिखा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रमुख बना? बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रमुख बना? आपको बता दें दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो बाद में विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर क्या बनेगा? नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रमुख बना? तो दोस्तों ये कुमारगुप्त के शासनकाल में, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो मेरे प्यारे साथियों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है ये अजातशत्रु की, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंधार कला किसके प्रभाव में विकसित हुई? बताइएगा गंधार कला किसके प्रभाव में विकसित हुई? तो दोस्तों ये यूनानी। आपको बता दें कि गंधार कला यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण है दोस्तों। इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ विशेष प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुषाण शासक कनिष्क ने किस धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कराई? तो आपको बता दें दोस्तों कि कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति कराई जिसमें महायान संप्रदाय की स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, जिसमें दोस्तों महायान संप्रदाय की स्थापना हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी बनेगा महायान दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, यानी दोस्तों तीनों धर्मों से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? बताइएगा मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये विशाखा दंत थे, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम सिक्के भारत में किस युग में प्रचलित हुए? बताइएगा सबसे पहले सिक्के भारत में किस युग में प्रचलित हुए? तो दोस्तों ये महाजनपद काल में। आपको बता दें दोस्तों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद काल में पंच चिन्हित सिक्के प्रचलन में आए दोस्तों, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीपवंश और महावंश किसकी कथा बताते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। दीपवंश और महावंश किसकी कथा बताते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि दीपवंश और महावंश पाली भाषा में रचित ग्रंथ हैं जिनमें दोस्तों श्रीलंका का इतिहास व बौद्ध धर्म का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, समझे कि नहीं? दीपवंश और महावंश पाली भाषा में रचित ग्रंथ हैं जिनमें दोस्तों श्रीलंका का इतिहास व बौद्ध धर्म का वर्णन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? दीपवंश और महावंश किसकी कथा बताते हैं? तो दोस्तों ये श्रीलंका का इतिहास बताते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कौन सी धातु का प्रयोग नहीं किया गया था? बताइएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कौन सी धातु प्रयोग नहीं की गई थी? तो दोस्तों ये लोहा धातु, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बताइएगा अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बताइएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कौटिल्य थे, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइएगा किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो दोस्तों ये
बख्तियार खिलजी ने किया था? दोस्तों 1193 ईस्वी में बख्तियार ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बुद्ध चरित ग्रंथ किसने लिखा? बताइएगा, बुद्ध चरित ग्रंथ किसने लिखा? तो दोस्तों ये अश्वघोष ने लिखा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलोगा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इलोगा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों आपको बता दें कि चीनी यात्री वेनसोंग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। किसके समय में दोस्तों आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था और ये 7वीं शताब्दी में आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा, हर्षवर्धन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फायान किस शासक के शासनकाल में भारत आया? बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? फायान किस शासक के शासनकाल में भारत आया? तो दोस्तों आपको बता दें कि चीनी यात्री फायान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। ठीक है दोस्तों, जो चीनी यात्री फायान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान जो है भारत आया, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सी फसल उगाते थे? बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सी फसल उगाते थे? तो मेरे प्यारे साथियों ये गेहूं और जौ और इसके साथ साथ दोस्तों कपास की भी खेती करते थे। तो यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सिक्कों पर किसका चित्र अंकित किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा, भारत में सबसे पहले सिक्कों पर किसका चित्र अंकित किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सबसे पहले सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित की दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी बनेगा, इंडो ग्रीक शासक। ठीक है, भारत में सबसे पहले सिक्कों पर किसका चित्र अंकित किया गया? तो ये दोस्तों इंडो ग्रीक शासक का चित्र जो है अंकित किया गया, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पर समाप्त करते हैं, और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।